गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। रजिस्टर के बारे में सीरीज पैरेलल ये सारी चीजें बता दी थी। रजिस्टर बता दिया था मैंने, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बता दिया था मैंने। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बता दिया था, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसा क्या होता है, ठीक है। अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब, अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो वायर होता है, जिसका फिलामेंट होता है, वो किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है कि इसका जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन और जो टंगस्टन एक मेटल है, टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा हायर रेजिस्टेंस मेटल है ये। तो टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380, ठीक है। बहुत ज्यादा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का फिलामेंट कभी वेट नहीं करता है। बहुत ज्यादा हीट अगर आ भी जाती है, बहुत बड़ी होता है, तो हीट भी इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो हीट बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि तार के वायर का मेल्ट हो जाना, मेल्ट क्यों करता है? कि मेल्टिंग को रोकने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3380 होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो हीट होती है, मोस्ट ऑफ हीट कंज्यूम्ड, जो इसकी बहुत ज्यादा हीट आती है वो खर्च हो जाती है कंज्यूम्ड इन हीटिंग में, एंड very less amount of heat used in light। बहुत कम अमाउंट में जो हीट होती है वो हमें लाइट में मिलती है, बाकी ज्यादा से ज्यादा हीट जो होती है वो बेकार हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है गर्म करने में, ठीक है ना। जो बल्ब में आपने एक बार पूछा भी था कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, ठीक है। तो बल्ब इज फिल्ड ऑफ unreactive gases, unreactive gases, organ एंड नियॉन। तो बल्ब में ऑर्गन और नियॉन भरी होती है, ठीक है ना। बल्ब में कौन सी गैसेस होती है? अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं, ऑर्गन और नियॉन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा कि बल्ब में दोनों ही अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं। अनरिएक्टिव गैसेस क्यों भरी जाती हैं? बिकॉज टंगस्टन एक मेटल है, ठीक है ना, और काफी हीट वाली पोजीशन में रहता है, हीटिंग एलिमेंट रहता है, ठीक है। तो अगर ये अनरिएक्टिव गैसेस रहेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे टंगस्टन से, क्योंकि ये टंगस्टन वाली जगह पर ही फिल्ड रहती हैं, तो अगर ये रिएक्शन नहीं करेंगे तो टंगस्टन को कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन कर लेती है तो टंगस्टन रिएक्शन करके उससे काफी हार्म भी हो सकता है, और हो सकता है कि उसका जो हीट करने की का जो प्रोसेस है और जो लाइट देने का प्रोसेस है वो दोनों ही बंद हो जाए या फिर कम हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए हम बल्ब में क्या करते हैं? अनरिएक्टिव गैसेस भरते हैं, फिल करते हैं, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब में 3 पॉइंट्स है और तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, 3380 होता है। इसकी जो मोस्ट ऑफ हीट होती है वो हीटिंग में कम कंज्यूम हो जाती है और बहुत ही लेस अमाउंट में हीट लाइट देती है,
बल्ब में अनरिएक्टिव गैस कौन सी? आर्गन एंड नियॉन। आर्गन और नियॉन फिल्ड रहती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्यूज, फ्यूज वायर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फ्यूज वायर का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वही है जो फ्यूज वायर जिसे हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक डिवाइस होती है जो कि सर्किट से रिलेटेड हम सर्किट में ही लगा देते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। इलेक्ट्रिक फ्यूज is a device which connects in circuits for stopping current through the circuit. During short circuit or overloading. ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक डिवाइस है जो कि कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, ठीक है। विच कनेक्ट्स इन सर्किट में, कौन से सर्किट में कनेक्ट होता है? जो हमारा होम का सर्किट होता है, हमारे होम के सर्किट में ये सीरीज में कनेक्शन देता है, ठीक है ना। विच कनेक्ट इन सर्किट फॉर स्टॉपिंग करंट, करंट को स्टॉप करने के लिए, किस कंडीशन में? स्टॉपिंग करंट थ्रू द सर्किट, मतलब सर्किट से करंट ना जाने पाए उसे स्टॉप करने के लिए, और किस कंडीशन में? ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के टाइम पर, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग मींस जब वायर में शॉर्ट सर्किट हो जाए या कहीं पर भी किसी भी अप्लायंसेस में शॉर्ट सर्किट हो जाए, विच कनेक्ट इन सर्किट्स, और या फिर हम अप्लायंस भी लिख देते हैं, कोई भी अप्लायंस हो, कोई भी उपकरण हो उसमें भी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? शॉर्ट सर्किट ना हो पाए या फिर ओवरलोडिंग भी हो जाती है। तो ओवरलोडिंग भी ना होने पाए, तो ओवरलोडिंग से बचने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता है, ओके। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर, इसमें कुछ पॉइंट्स है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर क्या होता है? सीरीज में, इट कनेक्ट इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज में होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ मेटल्स और अलॉयज, ये मेटल्स का भी बना हो सकता है और अलॉयज का भी। अलॉयज लाइक टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो इन सब का फ्यूज वायर बना होता है, ठीक है ना। हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, मेड अप ऑफ मेटल्स और अलॉयज लाइक टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब में ये इन सब से मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर, अगेन मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? एक डिवाइस है जो कि सर्किट में, होम सर्किट में या फिर अप्लायंस में कनेक्ट करते हैं, और वो भी सीरीज कंडीशन में कनेक्ट करते हैं। किस लिए कनेक्ट करते हैं? स्टॉपिंग करंट, करंट को स्टॉप करने के लिए, सर्किट में करंट ना जाने पाए उसको रोकने के लिए। किस टाइम पर? ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के टाइम पर। जब ओवरलोडिंग हो जाए या फिर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए उस टाइम पर
कोई भी अप्लायंस या सर्किट को आगे नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए हम इसमें फ्यूज वायर का करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो इज वेरी लो। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो क्यों हो जाता है? देखिए, ये जैसे अगर आप ये सोचिए कि कवर, जैसे ये होम सर्किट है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ये होम सर्किट है, यहाँ से आपके घर में ये वायर जा रहा है, तो इसी जगह पर, यहीं पर आपको सीरीज कंडीशन में फ्यूज वायर लगा दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये है एंटर करने वाला वायर आपके होम में, और यहीं पर आपका फ्यूज वायर लगा दिया जाता है। तो जैसे ही ओवरलोडिंग या फिर कभी शॉर्ट सर्किटिंग होगा किसी भी अप्लायंस में या होम में, तो कहीं पर भी, तो क्या होगा, ये जो वायर होगा, ये वायर, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, ये वायर मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा तो खुद मेल्ट हो करके ये पूरे के पूरे शॉर्ट सर्किटिंग से हमारे घर के जो अप्लायंसेस होंगे उनको ये बचा लेगा। ठीक है, पूरा का पूरा सर्किट बचा लेगा खुद को, ये जो है अपने आप को मेल्ट करके। ओके, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, और यही रीजन है कि इसे हम सीरीज में कनेक्शन देते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, तो होल करंट इसमें से पास होगी, होल करंट पास होगी, तो इसलिए ये मेल्ट हो गया, तो फिर करंट पास करने का और कोई रास्ता नहीं होता है, तो इस वजह से आपका पूरा का पूरा जो होम का सर्किट है वो बच जाता है। समझ में आया आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज? यस मैम। ओके, देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बाद मैं आपको थोड़ा सा पावर के बारे में बताती हूँ। इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड per unit time, per unit time is called electric power। थ्रू द सर्किट ऐड कर देते हैं, थ्रू द सर्किट is called electric power। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देती हूँ। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने डिनोट किया ई से, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो P इज इक्वल टू E अपॉन T। और हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आपको फॉर्मूलेज, बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, जैसे मैंने ये बताया था I स्क्वायर RT। ओके, I स्क्वायर RT मीन्स ये भी तो था, हीटिंग एनर्जी था और ये भी एनर्जी है, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिला? P इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और नीचे भी T है। ओके, ये से T कैंसिल हो गया, तो P का फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिलता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, अगर हम यहाँ पर I इज इक्वल टू V अपॉन R रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में देखिए, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर।
R इंटू टी, R से R कैंसिल हो गया तो क्या हमें मिला v²/r इंटू टी। तो H का एक फॉर्मूला ये था, H का एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा था, तो ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पर रखेंगे। ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ रखेंगे तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T का हमें सेकंड फॉर्मूला मिल जाएगा v²/r। देखिए T के दो फॉर्मूले आपको मिल गए, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। और एक फॉर्मूला और था, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हम अगर r = v/i या फिर यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, r = v/i, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, I²r = v/i और t। तो यहाँ से i और i कैंसिल आउट हो गया, h = v/i t, ये फॉर्मूला था। और ये फॉर्मूला जब हम इसमें रखेंगे तो फिर वही काम होगा कि t और t से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें थर्ड t = vi, t = vi। हमें P के तीन फॉर्मूले मिल गए, P = I²r, P = v²/r और P = vi। इन सबको न्यूमेरिकल में हम पढ़ेंगे, ये न्यूमेरिकल्स में कैसे लगेंगे, कैसे कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो हम न्यूमेरिकल्स में आपको बताएंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो न्यूमेरिकल्स की होगी, ओके। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं ये न्यूमेरिकल्स बताऊंगी, इसलिए आप नेक्स्ट क्लास में वीडियोस पे बहुत ध्यान देकर के फोकस करके आप सुनिएगा। पावर की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ पावर। मैम जूल? नहीं, एसआई यूनिट ऑफ पावर = वॉट होती है, इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एसआई यूनिट ऑफ पावर, हाँ, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वॉट होती है और इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक चीज, यस मैम, वॉट किसी साइंटिस्ट का नाम था क्या? हाँ, वॉट साइंटिस्ट का नाम था, जेम्स वॉट, इनका फुल नेम था जेम्स वॉट। और इन्होंने क्या किया था, आपको पता होगा, भाप का इंजन होता है, ठीक है ना। हाँ, तो तो उसकी खोज की थी, उसकी डिस्कवरी की थी इन्होंने। तो अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, चलिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इट मीन्स क्या हुआ कि जो हम हमारे घर में जो बिजली आती है और उसका जो पैसा बनता है, उसका यूनिट जो लगता है, जो हम रोज यूज करते हैं, ये उस फॉर्म में होती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो क्या होता है, यूनिट के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। और आपके जो बिजली का बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, आपने उसमें चेक किया होगा, उसमें इस फॉर्म में लिखा रहता है KWH। आप जरा इंपॉर्टेंट देखिए मैंने कैसे लिखा है, K स्मॉल में लिखा है, W कैपिटल में लिखा है और H को मैंने क्या लिखा है, R स्मॉल में लिखा है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। इसे ही हम क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं, इसे ही हम एक यूनिट कहते हैं। इट मीन्स जो आपको बोलता है इलेक्ट्रिसिटी देखने वाले जो ऐसा कहते हैं कितने यूनिट आपको बिजली, मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, तो इट मीन्स होता है कि वन कितने किलोवाट आवर है, बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है ना। दोनों की यूनिट सेम होती है, यूनिट का मतलब ही हुआ 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मीन्स आपने कितने किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी को या कितने किलोवाट की जो
इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की है, तो कितने टाइम तक यूज की है, कितने टाइम तक, कितने घंटों तक यूज की है, उसी का जो काउंट होता है उसे हम कहते हैं यूनिट। ठीक है ना। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटे तक, मतलब 1 घंटे तक, ठीक है ना, 1 आवर तक जो यूज किया जाए, कंज्यूम किया जाए, उसे हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट की पावर या इलेक्ट्रिसिटी 1 आवर तक कंज्यूम करना, उसे ही हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और इसे ही हम यूनिट कहते हैं। यस मैम। इसकी वैल्यू देख लेते हैं कैसे आती है। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू, ठीक है, 1000 वॉट, 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, पढ़ा होगा ना। यस मैम। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है। 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, ठीक है ना। तो 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं जब हम इसे वॉट में चेंज करेंगे। और आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 3600, ठीक है ना, इतने सेकंड होते हैं। तो अगर हम किलोवाट को वॉट में चेंज करें और घंटों को मींस आवर को हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो किसमें मिलेगी, जूल में मिलेगी। ओके, हम किसमें मिलेगी, वो जूल में मिलेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 किलोवाट को वॉट में चेंज किया, इट मींस 1000, और 1 आवर को मैंने सेकंड में चेंज किया, तो ये हो जाएगा 3600, और ये जो वैल्यू आई वो किस में आएगी, ये जूल में आएगी। ठीक है ना। आपसे कभी भी कोई पूछे, कभी भी पूछा जाए, तो आप हमेशा पावर की यूनिट वॉट ही बताएंगे। कभी भी गलती से भी आप ना तो किलोवाट आवर बताएंगे, ना ही आप जूल बताएंगे, ये आप याद रखिएगा। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये मल्टीप्लाई हो करके इतना जूल आ गया। हम इसे थोड़ा सा फिजिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, पावर के फॉर्म में। तो देखिए जहां पर पॉइंट हमें नहीं दिखाई देता है, इट मींस पॉइंट सबसे पीछे होता है, और पॉइंट को हम कहां पर ला करके आंसर देते हैं, एक पॉइंट, एक डिजिट के पीछे ला करके आंसर देते हैं। तो हम कितने डिजिट लाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहां पर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर हो गया पॉइंट, आ गया पॉइंट, और हमने कितने डिजिट लेकर के आए, 1 2 3 4 5 6। तो पावर में जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, तो पावर में उतने जितने ही डिजिट हम लेकर के आगे आए हैं, उतने डिजिट की पावर आ जाती है। ठीक है, और ये हो गया जूल। इट मीन्स अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल में। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, एक यूनिट, इसे ही हम 1 यूनिट कहते हैं। तो अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल 4 यूनिट या 5 यूनिट या 12 यूनिट या 15 यूनिट जो भी आया हो, तो आप क्या करेंगे, सपोज करिए आप 15 यूनिट आया, तो आप क्या करेंगे, 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 15 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा तो वो आपकी वैल्यू आएगी जूल में। ओके, और या फिर आप 15 मतलब 15 यूनिट आया है, तो आप यहाँ पर 15 किलोवाट आवर भी लिखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में या तो 15 किलोवाट आवर और या तो 15 यूनिट लिखा होगा, और जूल में 15 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल मल्टीप्लाई करके लिखा होगा। ठीक है ना। तो ये उसमें इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, इतना। और अगर आपको जैसे कि उसका जो कितना खर्च लग रहा है या क्या यूज हो रहा है और कितना पैसा आएगा, तब आपको क्या करना है कि आपको पता करना पड़ेगा कि
इस टाइम रेट क्या चल रहा है, 1 यूनिट का, 2 यूनिट, मतलब 1 यूनिट का रेट क्या चल रहा है, आप क्या करेंगे, उसको इससे जो भी वैल्यू आएगी, जितने यूनिट्स आएगा, आप उसको पहले इसमें चेंज करेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर जितना भी 1 यूनिट का खर्च होगा आप क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए जो भी होंगे वो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि सपोज करिए आप 15 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी का आपका बिल आया है। ठीक है, तो आप 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 यूनिट का कितना खर्च है। ठीक है ना, तो आप उसका जो भी खर्च होगा उसको भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो टोटल आएगा वो टोटल ही आपका आपका बिल हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो गया, जो हमारे रोज डेली लाइफ में यूज होता है, जिस एनर्जी का क्या फॉर्म हम यूज करते हैं उसे हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 किलोवाट आवर से, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अगर 1 यूनिट भी लिखा जाए ऑप्शन में, ऑप्शनल अगर आएगा तो मीन्स वो सही है। ठीक है, चाहे वो 1 किलोवाट आवर में लिखा हो, चाहे वो जूल में इस फॉर्म में लिखा होगा, या फिर यूनिट फॉर्म में इस फॉर्म में होगा, सभी सही होंगे, सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे। केयरफुली ऑप्शंस पढ़िएगा और उसके बाद फिर लगाइएगा। एक्चुअली ये ऑप्शंस ऑप्शनल क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं सर से। ठीक है, बेसिकली वैसे तो आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इतनी ही सारी चीजें थी चैप्टर में, आपका काम है चैप्टर रिवाइज करना है। चैप्टर रिवाइज करने के बाद जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रॉब्लम्स आप उसको सेंड कीजिए, पूछिए, जब तक पूछेंगे नहीं कैसे पता चलेगा। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, देखिए कुछ बातें मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में मैंने बताया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन बताया था, कहाँ कहाँ पे डिजायरेबल है, कहाँ कहाँ पे अनडिजायरेबल है। ठीक है, तो डिजायरेबल किसके लिए होता है, जैसे कि जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया और इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, आयरन मेनली वही यूज होता है, टोस्टर हो गया वहां पर यूज होता है, फ्यूज वायर हो गया वहां पर यूज होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर में। ठीक है, और कहाँ यूज नहीं होता है, जो भी जो है नॉर्मल एलिमेंट्स है, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, टीवी, जिनमें हीटिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही कम जो है ये करंट को जो ड्रॉ करते हैं, तो इन्हें हीटिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनमें हीट जाती है, तो ये अनडिजायरेबल होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है कि हीट कंज्यूम हो जाती है, वेस्टेज के फॉर्म में वेस्ट रहती है। ठीक है, इनमें हीट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने आपको रजिस्टर्स के बारे में बताया था, रजिस्टर सीरीज में, रजिस्टर्स पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस का जो मैंने फॉर्मूला बताया था सीरीज में मैंने बताया था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये तो मैंने कहा था कि अगर 3 रजिस्टर्स होंगे तब ये फॉर्मूला होगा, मगर अगर 2 रजिस्टर्स हुए, ठीक है, अगर 2 रजिस्टर्स है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप पहले पैरेलल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, अगर पैरेलल के ये सीरीज का फॉर्मूला है और पैरेलल, इफ 2 रजिस्टर्स है, अगर सिर्फ 2 रजिस्टर्स है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सिर्फ 2 रजिस्टर्स लेंगे, R1 R2, और इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू, यहाँ पर सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी R इक्विवेलेंट की, वो आएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आप डायरेक्ट याद रखिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ये डायरेक्ट याद रखेंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
ओके, तो ये बहुत ही डायरेक्ट आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व कर देगा। ठीक है, बाकी की बातें अब नेक्स्ट क्लास में ही मैं बताऊंगी, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगी। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम शेयर करेंगे, जो भी चीजें होंगी आप पूछिएगा, क्वेश्चंस नोट करिएगा और क्वेश्चंस आप बोल देंगे या फिर फोटो सेंड कर देंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है ना, मैं उन्हें करा दूंगी, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास अब नेक्स्ट डे। थैंक यू मैम।